आज के वीडियो में बच्चों हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पर इस वीडियो में हम सिर्फ इन सेंटेंसेस की पहचान करा के लेने वाले हैं। पर इन सेंटेंसेस की पहचान करा के लेने के पहले हमें ये जानना है कि ये सेंटेंस कैसे तैयार होते हैं। What is the sentence? तो देखिए बच्चों, वाक्य क्या है तो आपको ये पता है। देखिए ये A to Z एक अल्फ़ाबेट है। इस अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स है, उसमें से 5 वॉवेल्स है और 21 कॉन्सोनेंट्स है। इन्हीं लेटर्स का आधार लेकर हम कुछ वर्ड्स बनाते हैं, यानी लेटर्स से हम बनाते वर्ड और वर्ड से बनाते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस को जोड़ जोड़ कर हम बनाते हैं पैराग्राफ, एसे, लेसन, स्पीच, स्टोरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारा हम कुछ बना सकता है इन सेंटेंस के आधार पर। ये सब बनाने के लिए ना बच्चों, आपके सेंटेंसेस जो बनाते हैं ना वह सही होने चाहिए। अब देखिए सेंटेंसेस का अर्थ क्या है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह जोड़कर हम क्या बना सकते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं। पर क्या कोई भी वर्ड्स कहीं पर भी लेकर क्या हम एक सही अर्थपूर्ण सेंटेंस बना सकते हैं बच्चों? नहीं बना सकते, क्योंकि उसका एक ना दैट हैज़ मीनिंग, उसका एक सही अर्थ होना चाहिए। यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स का तुमने सेंटेंस तो बना लिया, पर उसका क्या होना चाहिए बच्चों? अर्थ होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं, मैंने इसको इसी तरह से जोड़ दिया। ईट, मैंगो, आई, अगर देखिए यहाँ पे ईट, मैंगो, आई, इसका क्या मतलब निकलता है? कुछ भी तो मतलब नहीं निकलता है। तो समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आपको इन वर्ड्स को जोड़ना भी है तो उसके कुछ रूल है, और वो रूल क्या है? इन सेंटेंस को बनाने का एक स्ट्रक्चर है, उसको तुमको ध्यान में लेना है। और वो स्ट्रक्चर देखिए बच्चों यहाँ पर है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अगर सेंटेंस सही बनाने हैं तो ये 2 प्रकार के स्ट्रक्चर है, उसको आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सेंटेंस की शुरुआत आप हमेशा सब्जेक्ट से करोगे, फिर उसके बाद में कोई वर्ब लोगे, फिर उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लोगे। ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। फिर सेकंड वाला है सब्जेक्ट लोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लोगे, फिर वर्ब लोगे और फिर ऑब्जेक्ट लोगे। अब पहले वाले स्ट्रक्चर के अनुसार अगर मुझे इन शब्दों को जोड़ना है और एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बनाना है तो मुझे पहले सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। यानी मैंने पहले क्या करा, यहाँ पे आई लिया, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्ब, ये मैंने सब्जेक्ट लिया, फिर मैंने वर्ब लिया और फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिया। तो ये स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनको सही ढंग से लगाकर, सीक्वेंस में लगाकर ये एक अर्थपूर्ण सेंटेंस बन गया। आई ईट अ मैंगो। अब दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे ये वाला आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो मैंने पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की 4th फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिया। इस तरह से यह भी एक अर्थपूर्ण सेंटेंस तैयार हो गया। अब सेंटेंस तो आप बनाने को सीखे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट लेकर। पर सब्जेक्ट, जब कोई भी सेंटेंस आप बनाते हो ना तो 2 बातें अच्छी तरह से बच्चों याद रखना। ये वाली है 2 बातें। क्या है कि सेंटेंस की शुरुआत का जो भी पहला अक्षर हो वह हमेशा कैपिटल लेटर से ही होना चाहिए। यानी ये जो भी अल्फ़ाबेट है, ये A to Z जो अल्फ़ाबेट है, ये A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये जो कैपिटल लेटर है ना, इन कैपिटल लेटर से ही बच्चों सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है। अब दूसरा रूल क्या है इसका, कि सेंटेंस जब खत्म होता है तब यहाँ पर
एक विशिष्ट प्रकार का पंक्चुएशन मार्क आपको देना चाहिए। जैसे फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लामेटरी मार्क है। अगर कोई स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप दोगे, कोई क्वेश्चन है तो सवाल पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क दोगे, कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक सेंटेंस है तो उद्गारवाचक का चिन्ह दोगे। इस तरह से आप सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल अक्षर से करोगे, लेटर से करोगे, और एंडिंग हमेशा इन 3 किसी भी पंक्चुएशन मार्क से करोगे क्वेश्चन सेंटेंस के अनुसार। और इस बात को भी याद रखना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बच्चों, आपने सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर समझ लिया, सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं ये बात आप समझ ली। अब और एक बात समझ लो सेंटेंस के बारे में। अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। जो भी सेंटेंस होता है ना बच्चों, उसको 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स को कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट में क्या आता है देखिए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कोई भी नाउन आता है, प्रोनाउन आता है या नाउन फ्रेज आता है। प्रेडिकेट यानी विधान, विधेय, इसमें क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब आता है या ऑब्जेक्ट आता है। अब ये स्ट्रक्चर के आधार पर देखो, ये जो सब्जेक्ट है ये एक पार्ट हो गया, और ये सब बचा हुआ जो पार्ट है ना बच्चों, इसी को हम कहते हैं प्रेडिकेट। अब ये हमारा जो सेंटेंस है उसमें देखिए, अगर यहाँ पे मैंने इसके 2 पार्ट किए तो ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये आई, यह सब्जेक्ट हो गया, ये जो प्रोनाउन है यह सब्जेक्ट हो गया। अब जो बचा हुआ जो भी सेंटेंस है इसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। आई बात समझ में? अब कुछ सेंटेंस हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखेंगे। देखिए, मीना प्लेज फुटबॉल, तो ये जो मीना है ना, ये है सब्जेक्ट, ये है एक प्रॉपर नाउन जो सब्जेक्ट है। प्लेज फुटबॉल, जो बाकी का पूरा सेंटेंस है ना बच्चों, इसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। अब देखिए, शी प्लेज फुटबॉल, अब यहाँ पर देखिए शी जो है, ये अगर ये देखिए लड़की का नाम है, प्रॉपर नाउन है मीना, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, शी, तो ये भी एक सब्जेक्ट है और बाकी का बचा हुआ पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट कहलाएगा। माय मदर्स नेम इज सुशीला, अब जो माय मदर्स नेम, यह पूरा एक सब्जेक्ट है जिसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं, और बाकी का बचा हुआ जो है वह प्रेडिकेट कहलाएगा। देखिए, प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या है बच्चों, एक सेंटेंस का पार्ट है जो हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में, यानी ये सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, क्या करता है वह, वो सब्जेक्ट के बारे में हमें ये प्रेडिकेट बताता है। जैसे देखिए यहाँ पर, अ रेनबो हैज 7 कलर्स, अ रेनबो, यह क्या हुआ बच्चों, सब्जेक्ट। अब बचा हुआ सेंटेंस हैज 7 कलर्स, ये प्रेडिकेट हुआ। तो ये जो प्रेडिकेट है ना, ये हमें इस सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि इस रेनबो को 7 कलर है। ये कौन बता रहा है हमें, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट का मतलब क्या है बच्चों, प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो आपने क्या याद रखा बच्चों, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इन सेंटेंस में बच्चों क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस मिलकर भी सेंटेंस बनते हैं। क्लॉजेस यानी क्या, तो वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश, किसी भी सेंटेंस का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, उपवाक्य उसे कहते हैं। तो ये जो क्लॉजेस होते हैं ना बच्चों, ये 2 टाइप में होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसको मैं ना आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ये मम्मी है
और ये मम्मी का छोटा सा बेटा है। अब रास्ते से चलते समय इस मम्मी का हाथ इस बेटे ने पकड़ा हुआ है। मम्मी को देखिए किसी के भी आधार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, उसका खुद का एक वजूद है। पर बेटे का अब तक वजूद नहीं है, क्योंकि ये छोटा है, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत है, और वो सहारा है उसकी मम्मी। यानी मम्मी अगर इंडिपेंडेंट है तो बेटा अपनी मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी निर्भर है। यही जो बात है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, यही कुछ सेंटेंस के मामले में भी होता है। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना बच्चों, जो सेंटेंस दूसरे सेंटेंसेस पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनको किसी के भी आधार की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और जिन सेंटेंस को पहले वाले सेंटेंस का आधार लेना पड़ता है, उसके बगैर उसका अर्थ पूर्ण नहीं होता। उस सेंटेंसेस में जो क्लॉजेज आते हैं उसे डिपेंडेंट क्लॉज हम कहते हैं। तो आई बात समझ में बच्चों आपको, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल देख के हम और अच्छी तरह से समझ लेंगे। आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट। एक ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, अब इसको थोड़ा पार्ट करके हम समझ के लेंगे। देखिए, आई मिस्ड द ट्रेन मतलब मेरी ट्रेन मिस्ड हुई थी, ठीक है। तो ये एक अर्थपूर्ण सेंटेंस है, इसका अर्थ बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा है। इसको खुद को समझाने के लिए किसी के भी आधार की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है यह जो सेंटेंस है इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, बिकॉज आई वॉज लेट। अब यहां पर जो सेंटेंस है, क्योंकि मैं लेट हुआ था। अब क्योंकि मैं लेट हुआ था तो क्या है उसका रीजन, ये समझने के लिए हमें पहले वाले सेंटेंस का आधार लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो इतने ही सेंटेंस का आपको कोई भी अर्थ नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब है कि ये तुम्हारी मम्मी है तो ये उसका छोटा सा बेटा है। मम्मी निर्भर है, इंडिपेंडेंट है, खुद का अर्थ खुद बता सकती है, पर जो बेटा है वो अपना अर्थ वजूद नहीं बता सकता अपने मम्मी के बगैर। तो ये जो सेंटेंस है इसे अगर हम कहते इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो इसका जिसको अर्थ हमें तुरंत नहीं समझ में आता, ऐसे सेंटेंस में कौन आता है बच्चों, डिपेंडेंट क्लॉज आता है। तो समझ में बात आई। ऐसे सेंटेंस जिसका अर्थ हमें तुरंत समझता है उसमें आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ऐसा सेंटेंस जिसका अर्थ हमें नहीं लगता है तुरंत, उसमें क्लॉज कौन सी आती है, डिपेंडेंट क्लॉज आती है। अब बच्चों याद रखना, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज आपको कब काम में आएगी, जब आप इन सेंटेंस का अभ्यास करोगे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनका जब आप अभ्यास करोगे ना बच्चों, तब आपको अगर ये सेंटेंसेस पहचानने होंगे तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि इन सेंटेंसेस में इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, और उसी के आधार पर आप इन सेंटेंसेस को पहचान सकते हो। तो बच्चों देखो, इस तरह से आपने सेंटेंस को किस तरह से बनाना है, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उस सेंटेंस के कैसे दो पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, उसी तरह से इन सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें कैसे क्लॉजेस की सहायता लेनी पड़ती है, यह अभी हमने आपने सीखा है। अब आगे देखते हैं, इन सेंटेंसेस की पहचान करा के लेते बच्चों। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना दो टाइप में वर्गीकरण किया है, दो प्रकार में सेंटेंसेस का वर्गीकरण किया है। क्लासिफिकेशन 1, इसमें क्या आता है बच्चों, पर्पस, फंक्शन और मीनिंग के आधार पर
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, इसी के आधार पर वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए क्लासिफिकेशन 2 में एज पर स्ट्रक्चर यानी इसके बनावट के अनुसार सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पर्पस, फंक्शन और मीनिंग के आधार पर बने हुए सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। क्लासिफिकेशन 1 में जो पर्पस, फंक्शन और मीनिंग के आधार पर बनने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वह पूरे 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। उसमें से पहला हम देखते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, यानी कथनात्मक और या उसी को विधानार्थी वाक्य कहते हैं। इसमें हमें स्टेटमेंट दी जाती है, विधान दिया जाता है। देखिए इसमें इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी क्या, जिसमें सकारात्मकता होती है, जो होकारार्थी वाक्य होते हैं, आई ईट अ मैंगो। ठीक है, और सेकंड वाला नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नकारात्मक होता है, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। इस तरह से अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस यह दोनों भी असर्टिव सेंटेंस के पार्ट है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन 3 टाइप में पूछे जाते हैं। देखिए, क्या वह विद्यार्थी है? वह कौन है? वह विद्यार्थी है ना? तो इस तरह देखो, है ना? तो इस तरह से 3 टाइप में यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है वर्बल क्वेश्चन, यानी येस नो टाइप क्वेश्चन, जिसके आंसर हमेशा येस नो में आते हैं, उसे हम वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। और उनकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, जैसे इज ही अ स्टूडेंट, इज यह हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन, इसकी शुरुआत हमेशा WH फैमिली यानी WH शब्द यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, इस तरह के शब्दों से इसकी शुरुआत होती है और इसका सवाल का जवाब हमें पूरा देना पड़ता है। जैसे देखिए इसमें ना कोई किसी भी प्रकार का आंसर छुपा हुआ नहीं रहता है, पर इसमें देखिए इज ही अ स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। यह मैं आपको जब ये डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी तो और अच्छी तरह से समझाऊंगी। थर्ड वाला देखिए क्वेश्चन टैग, इसमें है ना बच्चों ही इज अ स्टूडेंट, इसके बाद में सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में कॉमा लगाया जाता है और यहाँ पे टैग लगाया जाता है और इस तरह से यह क्वेश्चन टैग यहाँ पर लगा के यह क्वेश्चन बनाते हैं। जब इसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगी तो डिटेल्स में आपको जरूर समझाऊंगी। नेक्स्ट थर्ड टाइप्स देखिए सेंटेंस का, इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। इसमें ना बच्चों सूचनाएं दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है और इंस्ट्रक्शन के आधार पर यह वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे पहले किसी को आदेश दिया, ऑर्डर दिया, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, इस तरह से आदेश देकर यह सेंटेंस बनाए जाते हैं या एडवाइस देकर यह सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इस तरह से या किसी को विनंती करके, रिक्वेस्ट करके हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। प्लीज गिव मी पेन, पेंसिल, जो भी है, इस तरह से रिक्वेस्ट करके हम यह वाक्य बनाते हैं। तो इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस होते हैं। फोर्थ वाला देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यह होता है उद्गारवाचक वाक्य। हमारे मुंह से जो अचानक उद्गार निकलते हैं आश्चर्य में, वह सेंटेंस इसमें जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। तो यह देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, हाउ काइंड यू आर, ओ माय गॉड, वाओ, अल्लाह, ओ, इस तरह से शब्द शुरुआत में यूज करके और लास्ट में शब्द के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क देकर इस सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट देखो
ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका मतलब क्या है बच्चों? इच्छार्थक वाक्य, यानी हमारी कोई इच्छा होगी, डिजायर, विश होगी, तो वह हमें इस सेंटेंसेस में व्यक्त करते हैं। दो प्रकार की हमारी इच्छाएं होती है, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। अच्छी में क्या जाता है? ब्लेसिंग जाता है, आशीर्वाद जाता है, और बुरे में क्या जाता है? कर्स यानी शाप जाता है। तो आशीर्वाद में जैसे देखिए ये एक आशीर्वाद हुआ, मे गॉड ब्लेस यू। अब देखो गुड मॉर्निंग यानी शुभ प्रभात, यह भी सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में जाता है। अब कर्स देखिए, मे यू गो टू हेल यानी नर्क में जाओ। इस तरह से यह सेंटेंसेस होते हैं। तो क्लासिफिकेशन 1 में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में जो क्लासिफिकेशन 1 है उसमें डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस और लास्ट वाला ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन 2 के सेंटेंसेस की जानकारी लेंगे। क्लासिफिकेशन 2 में 4 प्रकार के सेंटेंसेस बच्चों आते हैं। तो पहला वाला है सिंपल सेंटेंस। अब देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो भी क्लासिफिकेशन अपन करने का है, सेंटेंसेस का पहचानने का है, इसके लिए उनको समझने के लिए क्लॉजेस को बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों समझना होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज को अच्छी तरह से समझना होगा, तभी आप समझ पाओगे कि इसमें से ये सेंटेंस की पहचान आपको आएगी। देखिए इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, सिंपल सेंटेंसेस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है। कंपाउंड सेंटेंसेस में इंडिपेंडेंट क्लॉज 2 बार आते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों भी आते हैं, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये दोनों भी बार बार आते हैं। इस तरह से इन शॉर्ट में इसको याद रखो, तभी आप इन सेंटेंसेस को पहचान सकते हो। तो पहला देखते हैं सिंपल सेंटेंस, सामान्य वाक्य। देखिए ये जो बच्चों सेंटेंस है ना, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, राम प्लेज क्रिकेट। तो यह जो सेंटेंस है इसमें क्लॉज आया है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट जो क्लॉज आता है वह सेंटेंस हमेशा सिंपल सेंटेंस कहलाता है, क्योंकि उसका अर्थ हमें आसानी से समझ में आता है। यह अर्थपूर्ण वाक्य होते हैं और अर्थ आसानी से हम समझते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब दूसरा वाला देखिए, कंपाउंड सेंटेंस। इसका मतलब देखिए क्या है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी क्या? जोड़ना, 2 वाक्यों को जोड़ना। अब कौन से 2 वाक्यों को आप जोड़ोगे कंपाउंड सेंटेंस में बच्चों? तो आपको देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे ये वाला देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला एक सेंटेंस हुआ, फिर दूसरा भी आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला ही सेंटेंस लेना पड़ेगा। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज वाले सेंटेंस को जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी क्या होते हैं बच्चों ये? एंड, फॉर, नॉर, बट, और, येट और सो, ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कंजंक्शन पता है ना बच्चों आपको क्या होता है? 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो ये वाले जो कंजंक्शन है ना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में को मतलब बीच में डालकर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो याद रखोगे कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या है? उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आते हैं और बीच में आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले खो खो, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। राम प्लेज क्रिकेट, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी इसका भी एक पूरा अर्थ निकलता है और इसका भी एक अलग से पूरा अर्थ निकलता है। ये सेंटेंस ना इसके आधार पर है, ये सेंटेंस ना इसके आधार पर है। कोई भी सेंटेंस किसी के आधार पर नहीं है, वह इंडिपेंडेंट है। आई प्ले खो खो, मैं खो खो खेलता हूं। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। पर जो ये दोनों सिंपल सेंटेंसेस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जब मैं इनको जोड़ती हूं ना बच्चों,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जैसे मैंने ये वाला सेंटेंस जोड़ा, आई प्ले खो खो बट राम प्लेस क्रिकेट। आई प्ले खो खो एंड राम प्लेस क्रिकेट। आई प्ले खो खो और यहां पे मैंने सेमी कॉलम का यूज किया है, राम प्लेस क्रिकेट। जब हम कंपाउंड सेंटेंस, तब ये देखिए, ये जब जोड़ा जाता है ना तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो याद रखना है बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस में क्या आता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आते हैं या दो से अधिक भी आ सकते हैं और इन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से और सेमी कॉलम से जोड़ा जाता है, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। थर्ड वाला देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए पहले वाले सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज आया, दूसरे वाले कंपाउंड सेंटेंस में, या देखिए सिंपल सेंटेंस में इंडिपेंडेंट एक ही क्लॉज आया, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आए, पर अब यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखो बच्चों, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज आने वाला है। एक से दो भी आ सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, या दो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज आ सकते हैं, या दो भी डिपेंडेंट क्लॉज आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है बच्चों यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आई प्ले खो खो, ठीक है, तो यह एक सिंपल सेंटेंस हुआ। सिंपल सेंटेंस हमने इसे क्यों कहा, क्योंकि इसका अर्थ हमें पूरा समझ में आ रहा है बच्चों कि इसका अर्थ क्या, इजीली मतलब सिंपली हमको इसका अर्थ समझ में आ रहा है और इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। तो इस सिंपल सेंटेंस को हमने डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ा हुआ है। तो देखिए डिपेंडेंट क्लॉज यानी क्या, तो इसका देखिए अर्थ निकला है क्या, आई लाइक इट, मुझे वो पसंद है। अरे क्या पसंद है, तुम तो सवाल पूछोगे ना, क्या पसंद है, आई लाइक इट, क्या पसंद है, तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि उसको क्या पसंद है या मुझे क्या पसंद है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, कि ये किसी पर निर्भर है। तो ये जो है ना, ये सेंटेंस है ना, ये इसके ऊपर बच्चों निर्भर है। अब जब ये इसके ऊपर निर्भर है तो कोई तो बीच में मदद करने वाला होगा, हाँ, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहां पर मदद करने के लिए आता है। जैसे देखिए, आई प्ले खो खो बिकॉज आई लाइक इट, मैं खो खो खेलता हूं क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि मुझे वह पसंद है। अब पता चला कि मुझे क्या पसंद है, आई बात समझ में, तो अब इसका अर्थ पूरा होगा। जब इसका अर्थ ये पूरा हो गया तब हम इस सेंटेंस को कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा देखिए इसी में, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, हाँ बाबा तुम घर पहुंचे तो क्या हुआ आगे, अब आगे बताने की जरूरत है ना, तो ये क्लॉज से, ये सेंटेंस से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, हाँ बाबा आगे बताओ तो क्या हुआ, तो ये इसको हम एक बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। पर अगर मैंने आगे इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर जोड़ा तो इसका अर्थ हमें समझ में आता है। क्या समझ में आया, देखिए, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे फोन किया। यहां पर डिपेंडेंट क्लॉज को जब मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ा तब इसको अर्थपूर्ण हुआ, इसका अर्थ पता चला हमें। जैसे देखिए यहां पर इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला ये जो सेंटेंस है, आई कॉल्ड हिम, इसका खुद का एक अर्थ है, मैंने फोन किया, यह इसका खुद का अर्थ लगता है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। पर ये सेंटेंस से जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इससे हमें किसी भी प्रकार का अर्थ समझ में नहीं आता है, तो इसको डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है। याद रखना है, डिपेंडेंट क्लॉज को जब इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ा जाता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या प्रिलेटिव्स प्रोनाउन या सेमी कॉलम से, तब उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब लास्ट वाला, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, संयुक्त मिश्रित वाक्य। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स यानी देखिए ये दोनों का भी मिश्रण है ना बच्चों, तो अब क्या आएगा इस सेंटेंस में, आप बताओ क्या आ सकता है। इन दोनों को जोड़ा है हमने, तो जोड़ा है तो जाहिर है इनमें क्या आएगा, इसमें का इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आएगा,
फिर सेमी कॉलम भी आएगा, फिर इसमें का इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, फिर रिलेटिव प्रोनाउन भी आएगा। मतलब ये दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को भी मिक्स करके हमने ये बनाया है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर I play खो-खो because I like it, but now I have no time to play। अब इसको अच्छी तरह से समझ के लेंगे बच्चों। देखिए I play खो-खो, ये किस में जाएगा बच्चों? सिंपल सेंटेंस में जाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। यह एक सिंपल सेंटेंस की पहचान है। तो यह जाएगा सिंपल सेंटेंस में जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, आई लाइक इट। अब सिर्फ आई लाइक इट से हमने पहले ही ये इस सेंटेंस में समझ के लिया था कि इसका अर्थ हमें मुझे क्या पसंद है, इससे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सेंटेंस जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज में, तो ये सेंटेंस जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज में। ठीक है, तो पहला हम ना ये दो के बारे में ही समझ के लेंगे। ठीक है, आई प्ले खो खो, तो आई लाइक इट। अब इसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज, और इसका अर्थ निकल रहा है तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। अब इन दोनों को हमने बिकॉज इज सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा है। अगर तुम्हें इसका अर्थ समझना है तो इस सेंटेंस को किसी के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, इसीलिए इसको इसके ऊपर निर्भर होने के लिए हमने इसको बिकॉज से क्या कर दिया बच्चों? जोड़ दिया। बिकॉज यह एक सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जब हमने इस सेंटेंस को बिकॉज से जोड़ा, ये सेंटेंस से जोड़ा, तब इसका अर्थ निकलता है आई प्ले खो खो बिकॉज आई लाइक इट। तो देखिए ये वाला पहला सेंटेंस, सिर्फ ये वाला सेंटेंस हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ। पर जब इसको हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़कर एक शब्द जब अब बनाते हैं, तब उसको, उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जब जोड़ के हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये वाला सेंटेंस बच्चों कौन सा बन गया? यहाँ तक, हाँ यहाँ तक, ये यहाँ तक कौन सा सेंटेंस बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अभी हमको एक कंपाउंड सेंटेंस भी बनाना है, तब जाकर ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो आगे देखिए, अब इसको मैंने किससे जोड़ा है? बट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया। अब ये वाला सेंटेंस भी ना बच्चों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है, देखो बच्चों, नाउ आई हैव नो टाइम टू प्ले। अब मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है। ये किसका अर्थ समझ में आता है आसानी से, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अभी हमने क्या किया? इन पूरे सेंटेंस को, ये दोनों भी सेंटेंस, ये जो है ये वाला सेंटेंस हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस ना, यहाँ तक इस कंपाउंड सेंटेंस को हमने बट से फिर से जोड़ दिया। बट नाउ आई हैव नो टाइम टुडे, तब जाकर ये पूरा सेंटेंस बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये वाला सिंपल सेंटेंस है, इसको जब मैंने बिकॉज से दूसरा शब्द सेंटेंस जोड़ा तब यह बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब ये पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब जब मैंने इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से भी जोड़ा, तब क्या हुआ? जब इससे जोड़ा तब मैंने यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस का यूज़ किया, बट ये कंपाउंड सेंटेंस में आता है, तो मैंने कंपाउंड सेंटेंस का भी यूज़ किया और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ किया, तब जाकर यह सेंटेंस बना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बच्चों देखिए, इस तरह से ना टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्लासिफिकेशन 1 और क्लासिफिकेशन 2 में आपको सिर्फ पहचान करा कर दी है। अगले वीडियो में मैं इस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को, हर एक पार्ट को अलग अलग अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ। तो आपको आज का यह वीडियो कैसे लगा? क्या आपको सभी सेंटेंसेस के प्रकार समझ में आए? अब सीखना तो अगले वीडियो में है। आई बात समझ में? तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।